जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, एजुकेशन का टॉपिक आपको पता है, इसकी ब्रेथ एंड डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है इसका। अच्छा, मैं इसको देखता हूँ, इसके कॉन्टूर्स को स्टार्ट करने से पहले कि हम पाकिस्तान की एजुकेशन की फ़िलॉसफ़ी जो है ना, उसको डिकोड करते हैं कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं बचपन से लेके, और हमारी प्रोडक्ट जो है यूनिवर्सिटी के बाहर क्या निकलती है। तो कुछ डॉट्स हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लेके आएंगे मेन स्ट्रीम के अंदर कि क्या चल रहा है। जैसे सर ने बात की, 3 तरह के सिस्टम है हमारे पास, उस तरीके का इंटेलेक्चुअल एक्यूमन नहीं है, रिसर्च नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं, फंड्स नहीं, ये तो एक हमें पता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जिस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके लिए अभी तक 1835 से जो इसका डॉक्ट्राइन था यहाँ पे कॉलोनियलिस्ट मास्टर्स का, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लॉर्ड मैकाले ने लिखा था, ये बिल्कुल वही पैराडाइम है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर याद रखें, पाकिस्तान की एजुकेशन का मसला इंतज़ामी है ही नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। और दूसरा, ये शऊरी तौर के ऊपर वही नौबादियाती जो निज़ाम था, उसके अंदर जो नफसियाती ग़ुलामी है वो नस्ल दर नस्ल जनरेशनल है, जो शिफ्ट की जा रही है, पास ऑन की जा रही है। और वो अंधी अतात गुजारी, याद रखें डोमेस्टिकेशन है, वो पालतू बनाते हैं हमें कि अतात करनी है, क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि उन्हें उस तरह की लॉट चाहिए थी, क्लैरिकल है, जो कि सर्व करे कलोनियल जो यहाँ के ऊपर रजीम था। तो बरतानवी सल्तनत जो थी, उसने ख़ास तरह से यहाँ के ऊपर लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि ना ये आज़ाद इंसान बने और बेदार मगज़ नहीं चाहिए, क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन का मतलब है सरकशी है क्लास के अंदर। और ये पूरा पैटर्न जो है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हम भी ऑफेंड होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे भी ख़ास तरह से एजुकेशन इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में की गई हुई है कि स्टूडेंट अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग में आता है तो हम पर्सनल हो जाते हैं उसके साथ है। हमें लगता है कि वो हमारे इंटेलेक्चुअल जो डिस्पोजिशन है उसको चैलेंज कर रहा है। तो बच्चा जो क्वेश्चन लेके, मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 साल का बच्चा माँ से 10,000 सवाल करता है, लेकिन सवाल करते वो स्कूल पहुँचता है और फुल स्टॉप बन के वो यूनिवर्सिटी से निकलता है। उसका मैक्सिमम सवाल ये होता है, सर ये पेपर में आएगा, सर ये चीज़ इस तरह से, दैट्स इट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है उसका। तो ये स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर है जो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के अंदर है, एक पूरा साख्ती ढांचा जो लॉर्ड मैकाले का था, आज तक वो एक ख़ास तरह की सोच के हामिल लोग पैदा कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यूथ बल्ज है, और वो सेम एक ही पैटर्न के ऊपर सोचती है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि वो हमने पूरे का पूरा फैक्ट्री मॉडल है जिसके अंदर एक ही सांचे से एक ही चीज़ निकाल रहे हैं हम। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे आगे जाने से पहले, फ्रांस फेनन, ये लिख लें किताब, उसकी बड़ी फेमस है। उसने 1958 में बुक लिखी ब्लैक स्किन वाइट मास्क। उसमें उसने इस पूरे सिस्टम को डिकोड किया जो कॉलोनियल मास्टर्स ने एशिया और अफ्रीका के अंदर जो है इन्फ्यूज़ किया। उसमें वो बात करता है एग्जिस्टेंशियल एलियनेशन, जो पाकिस्तान के अंदर भी है, जिसमें वो हमें सेल्फ डाउट में लेके चले जाते हैं कि मैं हर सूरत के अंदर जो है मुहज़्ज़ब होने का एक ही तरीका अपना सकता हूँ, और वो ये है, मैं अपने आका की तरह सोचूं, मुझे अंग्रेज़ी बोलनी है, चाहे उसके अंदर सब्सटेंस है या नहीं है, उस तरह सोचूं, उस तरह बोलूं और उसी तरीके से बर्ताव करूँगा, यही कपड़े पहनूँ मैं। उसके बाद ही जॉब होगी। एमए उर्दू करके, एमए पंजाबी करके मुझे कोई नौकरी नहीं मिलनी, एमए अंग्रेज़ी करके मुझे मिलेगी। तो एक ख़ास तरह से उसने कहा इस किताब के अंदर कि इन्होंने इन एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू हम जैसे मुल्कों के अंदर महकूम कौम की शनाख्त इतनी मस्त कर दी है कि हम सेल्फ हेटिंग जो है ना, फिनोमेना की तरफ चले गए। और हमें लगता है कि नहीं, किसी सूरत के अंदर अक्कर बक्कर बावेदा ये नहीं मुझे पढ़ना, मुझे बाबा ब्लैक शीप पढ़ना, ठीक है। और चाहे वो चीज़ जो दुनिया मेरे पे एक्सपोज नहीं हुई है, मुझे उसको जानना है। जो सोसाइटी का इकोसिस्टम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चा इस हद तक जो है वो डिसबैंड और डिसएसोसिएट होता है इस पूरे सिस्टम के अंदर कि वो, उसे ये तो पता है कि ये आम है, लेकिन उसे ये नहीं पता ये चौंसा है, अनवर रटोर है, या लंगड़ा आम है। वो सोसाइटी में जाके गुफ्तगू नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, और यही पैटर्न हम देख रहे हैं। और दूसरा उसने कहा इस किताब के अंदर कि साबिक जो आका जो जा चुके हुए हैं, देखिए हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक किसी हद तक जो है, आप कह लेंगे इंडिपेंडेंस एम्पावरमेंट हासिल है, वो भी पूरी तरह से नहीं है। उसने कहा वो जाते वक्त एक अपनी ज़ुबान सोच के गए इन मुल्कों के अंदर है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने थिंकिंग पैटर्न एक छोड़ा, और उसके बाद एक ऐसी फ़िक्र छोड़ी कि ये लोग सदियों तक उसकी ताज़ीम करें, और उसके बाद अपनी एस्थेटिक्स, अपनी मादरी ज़बान, अपनी सकाफ़त और अपनी मट्टी को हकीर जानें और उसको चोट करें, और उन्हें लगे कि ये सोचना ही पसमानदा होने की दलील है। तो एक किताब है, इट डिज़र्व्स टू बी रेड, बहुत वर्थ रीडिंग किताब है। उसमें वो बात करता है बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की। वो कहते हैं वो सिस्टम एक स्टूडेंट को स्कूल के अंदर देखता है बैंक अकाउंट की सूरत में, और टीचर का काम है उस अकाउंट में डिपॉजिट करता जाए, नॉलेज नहीं,
इन्फॉर्मेशन डालता जाए और पेपर वाले दिन वही डिपॉजिट से चीज़ें वापस जो है इस पेपर के ऊपर लिखी जाएं, दैट्स इट। और इसमें क्रैमिंग आ जाती है, रट्टा आ जाता है जिसके अंदर अतात गुजारी है अंधी किस्म की, और कोई उसके अंदर जो है वो नहीं है, जो थिंकिंग, अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्वेश्चन नहीं आप कर सकते। और जो अगली जो चीज़ वो बात करता है बड़ी शानदार, वो कहता है कंपटीशन को मस्ट कर दिया गया, कोऑपरेशन को साइड पे करके हाइपर कंपटीशन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर इंडिविजुअलिटी आ गई कि मेरा काम है इस क्लास को पछाड़ना, इनके ऊपर पाँव रखना हर सूरत के अंदर है। और चीटिंग के कॉन्सेप्ट को भी इसमें डाल दिया गया कि तुमने किसी को नहीं बताना, तुम्हारी जीत ही तुम्हारा मुकद्दर है। और यही चीज़ें वो कहता है बाद में इंस्टीट्यूशनल सॉलिडारिटी नहीं होने देती इस माशरे के अंदर है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊँगा, मुझे होगा मैं, मेरी दुनिया, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। और उसने कहा ये वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू था यूरोसेंट्रिज्म का, जो आज भी वहाँ तन्हाई पैदा करता है और मंतिक, कोड, लॉजिक को उस्ताद मानता है। वो किसी सूरत में जनाब जहनी, फ़िक्री और सबसे बड़ी बात उसने कहा बातनी नशोनुमा नहीं करता सोसाइटी की है। अच्छा, ये चूँकि इसका ताल्लुक था अफ्रीका से, अल्जीरिया से, उस साइड से, वहाँ पे एक असूल है युबंटो के नाम से। युबंटो एक ख़ास फ़िलासफ़ी है। युबंटो की फ़िलासफ़ी अफ्रीका के अंदर है, जिसने वहाँ पे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया। टूटो सर को पता होगा, उनसे मिले थे, सर ने मुझे बताया, नेल्सन मंडेला से डेज़मंड टूटो। इन दो लोगों ने युबंटो की फ़िलासफ़ी के थ्रू वहाँ के ऊपर कहा कि हम गोरों के साथ अपार्थाइड रजीम के खिलाफ उस तरह से नहीं करेंगे द वे वी गॉट ट्रीटेड। युबंटो का फ़लसफ़ा क्या करता है, वो बात करता है बाहमी इश्तराक की बात करता है और बाहमी ताउन की बात करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रांस फेनन कहता है कि गोरे ने, वहाँ पे काले बच्चे थे खेल रहे थे, उनमें से उन एक आध को कहा कि तुम लोग भागो, जो जीतेगा मैं उसे चॉकलेट दूंगा। उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब भाग के फिनिश लाइन पे पहुंच गए। उन्होंने सब ने कहा लाओ चॉकलेट है। ये है युबंटो का फिलॉसफी कि मैं नहीं अपना इनको हराऊंगा, मैं इनके साथ आगे की तरफ बढ़ूंगा। ये फिलॉसफी है युबंटो की है। मैं आपको आगे जापानीज मॉडल भी बताऊंगा। और ऑटोमन एम्पायर, पाकिस्तान का पूरा कज़िया मेरी नज़र में एक चीज़ के ऊपर खड़ा है, जो कि ऑटोमन एम्पायर का फ़लसफ़ा था कि सलाहियत का ज़िया कुफर है। और हम लोग अपने बच्चों के साथ यही करते हैं कि उनकी असल सलाहियत जो है उसे मसक कर देते हैं। तैरने वाले को दरख्त पे चढ़ा रहे हैं और दरख्त पे चढ़ने वाले को आसमानों में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे बात है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं। ग्लैडिएटर मूवी आपने देखी होगी है। हम उस तरीके से अरीना के अंदर बच्चों को लड़वाते हैं आपस में आमने सामने, और उसके अंदर हमने रैंकिंग, दर्जा बंदी करके फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के थ्रू उनके अंदर एंजाइटी को एम्बेड किया, इनकलकेट करते हैं। बचपन से स्कूल लेवल के ऊपर है, जिसमें बच्चे को लगता है मैं निकम्मा हूँ, मैं नालायक हूँ। और उसके अंदर एक को हम मेडल पिला देते हैं और बाकियों सबको कहते हैं कि अब हारे हुए लोग हैं। और यही पाकिस्तानी नौजवान सोचते हैं। हम खुद क्लास में कहते हैं कितना जीपी है, 4 जीपी है, हालांकि चाहे उसे बात करनी ना आती हो, कम्युनिकेशन स्किल सिफर है। तो एक ख़ास तरीके से हम जो है, मैंने आपको कहा कि उस थिंकिंग पैटर्न में उस स्टूडेंट को आसमानों में बैठा लेते हैं और बाकी सबको कहते हैं तुसी फारग हो, आप लोग उस तरीके से नहीं सोच सकते आप। तो इंडिविजुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तक जो है इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। 25 साल एक बच्चा मुसलसल एक खास वर्ल्ड व्यू सब्सक्राइब करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉन्शियस एफर्ट कर रही है। एचईसी यही करा रहा है कि सिर्फ आप हैं और आपकी ज़ात है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल सॉलिडारिटी नामुमकिन होती है, नेशनल इंटीग्रेशन इसीलिए नहीं हो रही है। और उसके बाद एक इल्यूजन की बात करता है वो आगे फ्रांस फेनन। वो कहता है मेरिटोक्रेसी तो है ही एक इल्यूजन है। और उसमें वो कहता है कि एक ऐसी कौम पैदा की जाती है जिसमें जो उस दौड़ में पीछे रह जाता है उसे एक तासुर दिया जाता है कि तुम सुस्त थे, तुम काहिल थे। ये नहीं देखा जाता कि वो गरीब का बच्चा है, उसके सोशो इकोनॉमिक पैटर्न्स क्या थे, क्या वो compete कर सकता था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी सीएसएस के अंदर। मैं अगर आपको बात बताऊंगा, हमारा बच्चा, अगर आप यार्ड स्टिक हटा दें अंग्रेज़ी की, तो हमारे गुजरात शहर के बच्चे ने पछाड़ के रख दें लम्स वालों को। लेकिन जैसे ही आप लेके आ जाते हैं अंग्रेज़ी बीच के अंदर, तो आपने एक ख़ास तरह से बार को इतना रेस कर दिया है वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। वो हो सकता है फिज़िक्स में, जोग्राफ़ी में, मैथ में बहुत शानदार हो, लेकिन अगर उसे कहा जाए माफ़ी ज़मीर अंग्रेज़ी में बताओ तो वो नहीं बता पाएगा। याद रखें, चीनी जोन लाई को जब पूछा गया फ्रांस के अंदर है इंग्लिश में सवाल, तो उसने चीनी में ज़ुबान में जवाब दिया। और जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप अंग्रेज़ी में बात करें, तो उसने एक शोरा फाक जुमला कहा 70s में। उसने कहा चीन गूंगा नहीं है, हमारे पास अपनी ज़ुबान है, हम उसमें बात करेंगे। और ईरान, फ्रांस, अब यू नेम इट,
यूरोप के अंदर जो चल रहे हैं मामला था। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अमीर और गरीब के जो बदतरीन माशी जो फ़र्क है, और स्कूलों की जो सूरत हाल है जिसकी निशानदेही अभी थोड़ी देर पहले की गई है, और फिर आप सोचें कि लर्निंग स्पेस के अंदर जहाँ खाने को नहीं है, गर्मी शदीद है और एयर कंडीशन के अंदर एक बच्चा है, इन दोनों को आप किस तरीके से एक ब्रेथ के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, आगे आगे वो बात करता है एग्जिस्टेंशियल एलियनेशन की, जिस तरह मैंने पहले बात की, और उसके बाद एक आता है साउथ अमेरिका का, ब्राज़ील का बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है, फिलोसोफर था, उसका नाम है फरीरे। फरीरे बात करता है, वो कहता है कि कॉलोनियल मास्टर्स ने एक ख़ास सोच के तहत इन तमाम कंट्रीज़ में जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कॉन्शेंटाइजेशन की कोशिश कॉन्शियसली नहीं की कि ये सोचने से कासिर रहें और उसी एलियनेशन के अंदर क्या करें, कंज्यूम हो जाए। वो सोचने के अमल को रोकते हैं, ये तालीमी निज़ाम सोचने से हमें रोकता है, उसने कहा। और ये सोच उसातिज़ा और दानिश्वर तबका भी जो है उनके ऊपर मुसल्लत करता है कि बस सोचना नहीं है, जो तुम्हें कह दिया गया इसको मनो अन तस्लीम करो, इसको मानो। और आपको पता है बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर है, एक तो राइट टू लाइफ है, उसके बाद दूसरा बड़ा राइट की दुनिया जो मानती है, जिसे यूनिवर्सल राइट मानते हैं 11वीं सदी से, मैग्ना कार्टा जब लिखा जा रहा था उससे पहले ये वहाँ पे गुफ्तगू थी, वो था फ्रीडम ऑफ थॉट, जो इन्होंने सीज करके रखी हुई है। ये बेसिक राइट है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इंटरनेट तक एक्सेस बेसिक राइट है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो आज की दुनिया बात करना है, बेसिक ह्यूमन राइट्स में फ्रीडम ऑफ थॉट जो इन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर सीज की है। और आगे है यूनिवर्सल यार्ड स्टिक है, जो पाकिस्तान के अंदर फरीरे कहता लगी हुई है, और उसमें वो बात करता है वन साइज फिट्स ऑल, कि आप हर बच्चे को एक ही ब्रश से पेंट कर दें। जो फाइन आर्ट्स वाला स्टूडेंट है उसको भी कहें कि तुमने साइंसी तालीम हासिल करनी है। मैं इसका डायरेक्ट विक्टिम हूँ, मैं 2 साल बैक टू बैक फेल हुआ हूँ ICS के अंदर है। मेरी मदर की ख्वाहिश की वजह से मुझसे मैथ नहीं था, फिर भी होता, मैं दोनों दफ़ा फेल हुआ मैथ में। उसके बाद आई एंडेड अप डूइंग माई FA, और उसके FA के बाद से लेके अब देख लें, आपका मैं लॉन्ग वे, मैंने PhD तक कर ली है। उसकी रीज़न क्या थी, मैं हमेशा उन्हें कहता था मैं सोशल साइंसिस का गीक हूँ, मैं इस डोमेन में नेचुरल साइंसिस में मनूवर नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि सोसाइटल प्रेशर होता है कि भाई ये फील्ड है, इसमें लोग आगे बढ़े हैं, तो इसने भी यही करना है, तो शी इज़ नॉट ब्लेम, मतलब शी इज़ नॉट टू ब्लेम। मैं समझ सकता हूँ उनके भी मामला आता है। तो अब वन साइज फिट्स ऑल के अंदर वो बात करता है फैक्ट्री मॉडल की, जो कहता है गुरु ने यहाँ पे लगाए थे फैक्ट्री मॉडल है, जिसके तहत यहाँ के ऊपर खास सोच के हामिल बच्चे पैदा किए, स्टैंडर्डाइजेशन, एक ही तरह की प्रोडक्ट निकलनी है। और उसने कहा कि बड़ी शानदार बात की, उसने कहा आर्कियोलॉजिस्ट होना चाहिए एक टीचर को, जो उस बच्चे के अंदर से खुदाई करके निकाले उसकी सलाहियत है। लेकिन उसने कहा जितने भी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के उस्ताद हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हम कुमार हैं, जो हर चीज़ को एक ख़ास शक्ल दे देते हैं और एक ही सांचे का बर्तन तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। आप फाइन आर्ट्स वाले को अगर अकाउंटिंग पढ़ा के भेज भी देंगे बैंक में, वो बड़ा बैंकर नहीं बनेगा, वो हर सूरत के अंदर एवरेज रहेगा, तंग रहेगा। उसकी वजह क्या है कि कुरान कहता है किसी इंसान से उसकी फितरत के खिलाफ काम लेना जुर्म है और जुल्म है, और दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग हियर। अच्छा, आगे वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री मॉडल के अंदर कहता है कि सनती फैक्ट्री मॉडल जो है उसके तहत स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है, और करने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि बाग के पौधे जो होते हैं वो इनफरादी तौर के ऊपर अटेंशन मांगते हैं, उनको आप एक तरीके से डील नहीं कर सकते, किसी को पानी लगाना है, किसी को नहीं लगाना, किसी की ट्रिमिंग करनी है, प्रोनिंग करनी है, किसी की नहीं करनी है। तो वो कहता है कि जिस तरीके से बाग का कल्चर होता है उस तरीके से करने की ज़रूरत है इन कंट्रीज़ को जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है, अदरवाइज़ ये वही पैटर्न के तहत जनरेशन अपनी ज़ाया करते रहेंगे। जो अभी सर ने बात की ना कि हम किसी खाते में इसलिए नहीं आते हैं कि जो PhD वाला कर रहा है वो PhD तनहा बढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए कर रहा है। मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ इस चीज़ की है। मुझे 2019 में दुनिया TV से ना निकाला जाता, वो जो एक डाउन साइजिंग का साइकिल था, शायद मैं कभी PhD भी ना करता। उन्होंने निकाला तो फिर हमने यूनिवर्सिटियों का रुख किया हमने। लेकिन कहने का मतलब है पोटेंशियल तो होता है आपको, लेकिन पोटेंशियल को एग्जॉस्ट 30 साल की उम्र तक मेरे स्टूडेंट को नहीं पता होता। मैं जब पूछता हूँ ना हाउ डिड यू एंड अप डूइंग CSS, क्यों कर रहे हैं नोवा अकेडमी के अंदर, वो कहते हैं अम्मी की ख्वाहिश है, अब्बू की ख्वाहिश है, चचा ने कर लिया था, फलाने ने कर लिया, मार्केट में नौकरी नहीं है, तो फिर इसमें पर्क्स प्रिविलेज हैं और ये सेंटर ऑफ क्या कहते हैं प्रेस्टीज है, तो इसीलिए हमें इस डोमेन के अंदर मनूवर करना। तो आप मुझे बताएं वो क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ईंधन है। मैं कहता हूँ आप कैनन फॉडर हैं इस पूरे ढांचे का, जिसमें मेरी तनख्वाह निकलेगी, इनका पैसा बनेगा और आप डेवो से अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर पाएगा इसको। अच्छा, हम आगे की तरफ चलते हैं। फिर कल्ट ऑफ द टॉपर, फरीरे कहता है कल्ट ऑफ द टॉपर के अंदर इन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रामा खड़ा किया, जिसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल
वर्ल्ड की पूरी जनरेशन नफसियाती मरीज बन जाती है। आपको पता होगा लोग सुसाइड करते हैं, गिर जाते हैं, गोलियां खा लेते हैं, और उसका वर्स्ट मॉडल क्या है, एडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। और आजकल आपको पता है किस तरीके से ये जो मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, फिर ये कम मंशियात है, ये जो स्क्रीन की एडिक्शन है वो चीज़ है। अच्छा, तो वो आगे बात करता है, वो कहता है कि सरप्लस ऑफ यूथ जो है एक ऐसी फौज जो है जो मुस्तकिल तौर पे खुद को नकारा समझती है और खुद को कमतर समझती है, और वो पैदा की जा रही है जिसके अंदर खुदा ने खुदादाद जहानत, वो कहता है कि उसको एक्सप्लोर करने के ना टीचर काबिल है, हमारे भी कैपेसिटी इशूज़ हैं, हमें ट्रेन ही उस तरीके से नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ वो कहता है कि पूरा तालीमी ढांचा जो है उसी चीज़ की बार बार रिप्रोडक्शन करता है, और बच्चा जो है से कहा जाता है रिगर्जिटेट करो, जगाली करो इस चीज़ को, बस तुम्हारा हाफजा जो है यही असल चीज़ है, और दूसरा यार्डस्टिक तुम्हारी लैंग्वेज, इसके परे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको आगे बात करता हूँ किरदार साजी की, तरबियत की बात करें। मैं आपको जापानीज मॉडल की तरफ लेके जाऊंगा इसके बाद कि जापानीज मॉडल क्या कहता है। जापानीज मॉडल कहता है कि पढ़ाई तो होगी 10 साल के बाद, बल्कि आगे भी बात बताता हूँ कि हम लोग बच्चे को किस एज में स्कूल भेजते हैं। ये जापानीज मॉडल उनका है जो इस वक्त दुनिया की मईशत के इमाम है, ठीक है, इसलिए ये, और उनका पासपोर्ट दुनिया का टॉप का पासपोर्ट है। टेक्नोलॉजी के अंदर वो दुनिया में लीड करते हैं, टॉप नॉच उन्होंने अपना, आपको पता है टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर कैसे परफॉर्म किया है, 1945 के हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी है, और ये उनकी फिलॉसफी उनकी सिविलाइजेशन के अंदर इम्बेड है। उनका कॉन्सेप्ट है पूरा डोटोको का। डोटोको का तालीमी तस्वुर क्या है कि किसी सूरत में बच्चे को 9 साल तक तालीमी किताब के करीब नहीं जाने देना, ना उसके हाथ में पेंसिल नजर आए। वो कहते हैं सबसे पहली जो चीज़ उसमें एम्बेड की जाती है वो की जाती है सेल्फ गवर्नेंस, और दूसरा अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, और तीसरी चीज़ एम्पथी क्रिएट की जाती है। उनके स्कूल के अंदर 9 साल की एज तक जो स्कूल में एक्टिविटी हो रही है उसमें पढ़ाई का ताल्लुक नहीं है, उसमें यही ट्रेनिंग होती है, और स्कूल से छुट्टी के 15 मिनट बाद तमाम बच्चे, नो मैटर वो अफ्लुएंट क्लास के हैं, फिल्दी रिच हैं, या वो लो स्टाटा के लोग हैं, सब झाड़ू पकड़ेंगे और टीचर के साथ पूरी क्लास को और उस एरिए को साफ करेंगे। वहाँ पे कोई जेनेटोरियल स्टाफ नहीं है, स्कूल लेवल के ऊपर है। 9 साल की एज के अंदर वो एम्पथी क्रिएट करते हैं, सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी लेके आते हैं वहाँ के ऊपर, और उसके बाद जो खाना पकता है स्कूल के अंदर है वो खाना बच्चे एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे यहाँ अमीर का खाना जो बच्चे का आता है उसमें कुछ और चीज़ है, गरीब का बच्चा टिफ़िन कुछ और खोलता है। उन्होंने कहा कि सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू बगैर किसी हाकरोब के पूरे स्कूल की सफाई करते हैं सारे जापानीज बच्चे। अब यूट्यूब पे लिखिएगा, वो वीडियो तक खुल जाएगी कि किस तरह वो क्लास को बंद करते हैं और अगले दिन आके फिर उसको खोलते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके घरों में उनके बच्चों के कमरे देखें कि किस तरीके से क्लोजेट उन्होंने रखा हुआ है, और हमारे तो हमारी एज के अंदर जूता कहीं या तो टाई कहीं पड़ी हुई है। इसीलिए वो आगे बात करता है पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के लोग पीएचडी भी कर लें तो भी अपनी गली को साफ करने का नहीं सोचते, ट्रैफिक के सिग्नल की पासदारी नहीं करते, टैक्स टाइम पे नहीं देते, बिल नहीं देते, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है उस तरह से। और वो जो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उन्होंने कहा कि वो बंदे ऐसे पैक कर रहे हैं जिनको एंड पे चेक चाहिए नौकरी का, इससे परे कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा जापानीज क्या करते हैं, वो बच्चे में सबसे बड़ी चीज़ जो इनकलकेट करते हैं, फरीरे कहता है, वो सेंस ऑफ ओनरशिप, किस चीज़ की, सोसाइटी की, कि मैंने पैसिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पे नहीं रहना, मैंने एक्टिविज्म करना है यहाँ के ऊपर है। और वो चीज़ दूर दूर तक नहीं है, आपको पता है। और गोरे ऐसे नहीं है, याद रखें, ये मॉडल हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। यूके के अंदर 10 साल से छोटे बच्चों को लेकर सेंट्रल लंदन के अंदर या अपने अपने शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े म्यूजियम है, उस म्यूजियम के सारे सेक्शंस जिसके अंदर तकरीबन वो तमाम आप कह लें डिसिप्लिन्स हैं जो आगे जाके करियर के अंदर ट्रांसलेट होते हैं। वहाँ पे साईफाई का भी है, वहाँ के ऊपर फाइन आर्ट का भी है, वहाँ के ऊपर क्रिकेट का भी, हर चीज़ जो पॉसिबल हो सकती है जो किसी इंसान की आप कह सकते हैं कॉग्निटिव मैपिंग में रोल प्ले करती है, वो है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है वहाँ के ऊपर। अब अगर 30 बच्चे 30 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर पूरे दिन में जाके खड़े हो गए, जिस जगह पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, टीचर उस चीज़ को पेन डाउन करती है और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुला के कहती है आप अपने बच्चे को ये खिलौने ला के दें। और हमारा बच्चा खिलौने की शॉप पे जाके कहता है मैं बड़ी बंदूक लेनी है, क्योंकि हमने मार को, तशद्दुद को अपना मुकम्मल तौर के ऊपर इंडोक्ट्रिनेट किया। ऐसे ही है ना, हमारी सारी खेल के अंदर लज्जत किस चीज़ की बच्चा लेता है, मारने की लेता है। और यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है फिर ऊपर है कि जब आप किसी की दूसरे की पेन में प्लेयर लेते हैं, तो बच्चे को अगर शुरू से आपने ये चस्का लगा दिया तो बड़े होते तक फिर यही रवैया अपनाएगा। अच्छा जी, आगे बात करता है, आगे बात होती है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की। देखिए मैं इस जेनेरिक गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि स्कॉलरशिप इंटरनेशनली जो उन्होंने नेविगेट किया पूरे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को, उसके बाद दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन। आगे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम के अंदर वो बात करते हैं कि हमारे जो
हमारे बच्चे से मुराद वो कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली 16 साल के बाद, उन्होंने कहा कि एआई की दुनिया के अंदर इनका माइंड रेसिंग करता है, चैटरिंग करता रहता है, सोते वक्त भी करता रहता है, और उसके वजह से क्या होता है, अंदरूनी खलफिशार पैदा होता है। देखें वो बात करता है, कहता है कि जो एक जहनी तौर के ऊपर वो स्ट्रगल कर रहा है, इन मुल्कों का तालीमी सिस्टम उसमें उसकी हेल्प नहीं कर रहा। वो कहते हैं हमें नहीं पता भाई, तुमने टेस्ट देना था, तुमने ये नंबर लेने थे। वो इमोशनल चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर है, सदमे को कैसे मैनेज करना उसे नहीं पढ़ाया जा रहा, उसे बताया नहीं जा रहा, जो कि जापानीज़ मॉडल के अंदर है कि तुमने, मैं आपको बताऊंगा कि जापानीज़ मॉडल के अंदर किस किस तरीके से ये तक है कि अगर तकलीफ आ गई या हिट हो गया तो आपने किस तरीके से खुद को कैरी करना। तो हमारे यहाँ वो कहता है कि जो एनजाइटी है, खौफ है और जो जहनी दबाव है, ये साइलेंस ऑन मेंटल हेल्थ की बात करता है। वो कहता है ये चीज़ इस हद तक है कि लोग जो है स्कूल के अंदर इसे ओवर थिंकिंग टीचर कहते हैं और टीचर मजाक उड़ाते हैं ऐसे बच्चों का, ठीक है। और उसने कहा आयरॉनिक सिचुएशन ये है कि वो स्कूल जिसने इस चीज़ की रेमेडी देनी थी है, वही इस सदमे और ट्रॉमा का सबसे बड़ा एपिक सेंटर बन के बैठ गया हुआ है। और बच्चे को समझ नहीं आ रही, घर बताऊंगा क्योंकि खौफ की फिजा है मुकम्मल है। और आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मेरे ख्याल में विच नीड्स टू बी पेड मच अटेंशन टू, और वो है पोस्ट एनलाइटनमेंट के अंदर जो रैशनैलिटी है वो ओवरराइड कर रही है किसको, इमोशनल कोशेंट को। देखें आईक्यू इतना मैटर नहीं कर रहा, आईक्यू का ही तो मसला है जो वेस्ट ने हमारे सरों पे डाला है, इमोशनल कोशेंट का। कहते हैं कि जज्बाती सेहत और जज्बाती जो जहानत है वो मुतासिर हो रही है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की यूथ की, नौजवान नस्ल की, बच्चों से लेके ऊपर तक है। और पोस्ट एनलाइटनमेंट ने क्या किया है, हाइपर रैशनैलिटी क्रिएट की है, और उसमें से बहुत शानदार बात की है। वो रेने डिकार्ट की बात करता, आपको पता होगा, वो कहता था आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये है अल्टीमेट रैशनैलिटी जो मेरे गिर्द घूमती है। और जो युबंटो का फलसफा क्या कहता है, मैं हूं क्योंकि हम हैं, जो मैंने आपको पहले बात बताई, हम से मुतल्लिक है, इंक्लूसिविटी की बात करता है। अच्छा आगे वो कहते, आगे बात होती है इससे मुतल्लिक, अब वो कहने से मुराद मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए, टॉकिंग पॉइंट्स उसके सारा रिसर्च पढ़ के, कि इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, उसमें इंसानी जो जज्बात के दायरे हैं उसको पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में मुकम्मल माइनस कर दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट का नेचर से कोई ताल्लुक है। 1950-40 से पहले मैं HRCP में काम करता था, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बताया हमारे वक्त के अंदर पार्टीशन से पहले पौधे लगाते थे हम, क्यारियाँ होती थी बड़े बड़े पब्लिक स्कूल के अंदर, सब्जियाँ उगाते थे हम, जो आज दूर दूर तक नहीं। बल्कि आयरॉनिक सिचुएशन आपको बताऊं, लाहौर के बड़े बड़े स्कूल जो हैं जहाँ पे कैम्ब्रिज की एजुकेशन दी जाती है वो कोठियों में बने हुए हैं, ऐसे ही है ना। और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर कहता है राइट टू प्ले, जिस स्कूल के अंदर नहीं स्पेस नहीं है उसके ऊपर तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ये ग्रॉस वायलेशन हो रही है, इट्स ए ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। लेकिन सोचें वो कोठी से बच्चा निकलता, कोठी में पढ़ के घर आ जाता है, कोई प्ले ग्राउंड ही नहीं उसके लिए। और आगे बात हो रही है क्राइसिस ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म है, कि किस तरीके से आला तालीम याफ्ता लोग भी अपनी जज्बाती जो जहानत है उसको संभालने के हवाले से जो है कंप्रोमाइज़ कर देते हैं सिचुएशन को, और गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसमें तशद्दुद उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा ये जो एडिक्शन की मैंने बात की वो किसी भी तरीके से हो सकती है, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि इसको कोप कैसे करना है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें एलियनेशन फ्राम द लोकल इकोसिस्टम है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मकामी माहौल से और मकामी ज़बान से इतनी दूरी इख्तियार कर दी गई है कि वो जो हमारा कलेक्टिव विजडम था इन माशरों का वो मुकम्मल तौर के ऊपर डन एंड डस्टेड है, क्योंकि स्टूडेंट उसके साथ खुद को अलाइन ही नहीं कर सकता। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ ये बातें उनसे, अक्कर बक्कर बावेदा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे रूरल एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें, उन्होंने क्या, वी आर नॉट कन्वर्सेंट विद दैट, हमें नहीं इस चीज़ का पता, हमें संड्रेला का पता, हमें पालो कोहलो का पता है, हमें बानो कुत्सिया का नहीं पता वो क्या कहती थी, हमें नहीं पता क्या कहते हैं आग का दरिया लिखने वाली जो है वो कौन थी। अच्छा, इकोलॉजी ऑफ एलियनेशन के अंदर वो सड़क पे लगे हुए अमलतास के फूल को नहीं पहचानते, उन्हें पता ही नहीं है क्या। अगर आप अपने बच्चे को लेके सड़क पे जाएं, उसका चेक कर लें स्ट्रीट का विजडम क्या है, तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी मायूसी होगी कि अगर इसे पाकिस्तान में रहना पड़ा तो ये तो यहाँ पे मनूवर ही नहीं कर सकता बेचारा। फरीरे कहता है कि इन मुल्कों के नौजवानों की सूरत हाल ये है कि इन्हें उस मिट्टी से काट दिया गया जिस मिट्टी पे ये खड़े हैं, कि जिस मिट्टी पे खड़े हैं, जिस मुल्क के अंदर है, उससे मुतल्लिक ये ला इल्म है, और ये स्ट्रक्चरल ला इल्मी है जो उनके अंदर डाल दी गई है हर सूरत के अंदर। ये वो कहता है मैं लस्सी नहीं पीऊँगा, मुझे कॉफ़ी पीनी है, यहाँ के ऊपर है। खाने डाइटरी हैबिट्स तक उन्होंने चेंज करके रखती हैं स्टूडेंट की और नौजवान की है। और इसको जो फ्रांस फेनन है उसने बड़ी शानदार टर्म इस्तेमाल की डीकोलोनियलिटी के फ्रेमवर्क में, एपिस्टेमिसाइड। वो कहता है ये इल्म की नस्ल कशी है जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के साथ की गई, कि हमारा जो नॉलेज है उसको इन्होंने मुकम्मल तौर पर काट के रख दिया, किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। नानी दादी के पास कौन बैठता है,
मेरा नहीं ख्याल कोई बैठ के उनकी स्टोरी सुनना भी चाहता है। और जो मकामी हमारी हिकमत थी, जो जड़ी बूटियाँ, अब देखें ना वही चीज़ें लग्जरी आइटम बनी बैठी हैं जो कि नॉर्मल कैजुअल थी हैं। तो वो जड़ी बूटियाँ मौसम बदलने से मुतल्लिक लेके इवन इलाकाई शायरी जो है, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे उसको जो है उन्होंने साइड के ऊपर कर दिया हुआ है। इन्हें हैमलेट का पता है, इन्हें जॉन कीट्स का पता है, इन्हें पता होगा उसका पैब्लो नेरूदा का पता होगा इन्हें, लेकिन दे आर नॉट फेमिलियर विद, मेरे ख्याल में दाग का, उन्हें देहलवी का नहीं पता होगा, हसरत मोहानी का नहीं पता होगा, मतलब जितने भी हमारे हैं, या कतील शिफाई का नहीं पता होगा इनको। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, यूटिलिटी वर्सेस ऑन्टोलॉजी। वो कहते हैं ये सिस्टम क्या क्रिएट कर रहा है। ये सिस्टम सिर्फ तालीम का मकसद एक चीज़ के दायरे के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो है नौकरी का हसूल। अच्छा, मैं बताऊँ इसके अंदर थोड़ा अगर हम इम्प्रोवाइज़ करें तो नौकरी जो है वो आपको रोकती है क्या चीज़ से। इंडिया का मॉडल हमसे कदरे बेहतर है। इंडियन एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, वो नौकरियां क्रिएट करते हैं। हमने सारी ज़िंदगी, मैंने अंबानी को जानता था, लेकिन कुछ अरसे पहले पता चला अडानी साहब भी कोई हैं जो दुनिया में 13% जो है बंदरगाहों को कंट्रोल करते हैं। और वहाँ पे, यहाँ पे सबसे अमीर आदमी जो है वो क्या करता है, गाँव खरीदता है, मलिक रियाज है, और उसे 4 दीवारी करके अरबपति बन गया, और वो चीज़ जगह वहाँ पे उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो जगह खरीदते हैं, उसके ऊपर जो है शेड लगाते हैं और उसके अंदर लोगों को बिठा के उनसे कोई ना कोई काम करते हैं। हमसे बेहतर मॉडल बंगालियों का। वो अब चेक कर लें उनके फॉरेन रिजर्व कितने हैं। कपास हमारी है, एंड प्रोडक्ट वहाँ से बन के यूरोप में जाती है। बातनी तामीर की आगे मैं बात करता हूँ, ऑन्टोलॉजिकल परसूट की बात है। यूटिलिटेरियन की बात नहीं करता जो कि वेस्ट बात करता है कि तुम्हारा अल्टीमेट मकसद है नौकरी तलाश करना और पैसे कमाना, और पैसे कमा के हमारी चीज़ें ख़रीदना। ये है अल्ट्रा कंज्यूमरिज्म है, और इसकी शुरुआत होती है इससे मटीरियलिज़म से। और ये वो मटीरियलिज़म है जो कहाँ से आया, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया, जिसके अंदर परसूट ऑफ हैप्पीनेस का तस्वूर है, प्लेयर और फन का है। लेकिन याद रखें वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग क्या चीज़ होती है जो आपको पीसफुल फॉर्मेशन देती है, वो होती है आपकी कंटेंटमेंट, जिसके अंदर आपको ज़्यादा कम से मतलब नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम लोग फिलंथ्रोपिस्ट नहीं बनते हैं, वो गोरे बनते हैं, क्योंकि उस जगह पे उन्हें जाके समझ आ जाती है कि चीज़ें वो नहीं थी। मैन कांट बी लिव्ड बाय ब्रेड ओनली, इससे आगे की दुनिया। तो तालीम का बातनी सफ़र जो है वो फरीरे कहता है कि इन मुल्कों के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बन गई हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड की है। उन्होंने सिर्फ वो लोग तैयार करने हैं जो मार्केट के अंदर चाहिए, और वो भी नहीं तैयार करने हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसकी मार्केट में कोई यूटिलिटी नहीं है। मुझे जर्नलिज्म पढ़ाया गया, मैं जब टीवी चैनल्स पे गया तो वहाँ तो कुछ और था। हमें पढ़ाया गया कुत्ता काट ले तो खबर नहीं है, बंदा काट ले तो खबर है। उन्होंने कहा भाई किस दुनिया से पढ़ के आए हो तुम ये सारी कहानियाँ। तो मार्केट के अंदर जो चल रहा है कोई इंडस्ट्रियल लिंकेजेस ही नहीं है उसके साथ साथ है। पुरानी तारीख पढ़ा रहे हैं। अब अभी पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाए, मैंने PhD की है, आखिरी किताब जो उन्होंने ख़रीद के रखी है वो 1998 की पड़ी हुई है, और दुनिया कोविड के बाद 9/11 के बाद बदल चुकी है। दो दफ़ा तो दुनिया बदल चुकी हुई है। क्रैश कोर्सेज अमेरिका में स्टार्ट हो गए हैं, टेररिज्म में PhDयाँ हो रही हैं, और हम उधर ही बैठे हैं। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में किसी मुसलमान कंट्री की यूनिवर्सिटी नहीं है। आप ग्लोबल इंडेक्स चेक कर लें, दुनिया के अंदर है, थिंक टैंक्स टॉप के नहीं, कोई एक थिंक टैंक नहीं है मुस्लिम दुनिया। तो ये पूरे का पूरा पैटर्न, क्योंकि बड़ा हिस्सा तो हमारा कॉलोनाइज ही रहा ना उनके हाथों में। अच्छा, आगे चलता हूँ मैं। रूह को कुचलने वाली, बड़ी शानदार उसने बात की। उसने कहा रूह को कुचलने वाली ऐसी कॉर्पोरेट पाइपलाइन है जिसके अंदर बेनिफिशियरी आज भी वही सिस्टम है जो उधर बैठा हुआ है, इवन मोबाइल के थ्रू। उन्होंने कहा बाशऊर शहरी नहीं यहाँ पैदा हो सकते हैं, एक्टिव सिटीजनरी नहीं यहाँ पे हो सकती। उसकी वजह क्या है? बाशऊर शहरी तो सवाल करता है। उन्होंने कहा वेस्ट के अंदर एक बच्चा जो है वो देखता है किसी मशीन को, तो वो देख के ये नहीं कहता कि मशीन कैसे काम करती है, वो कहता है इस मशीन के ऊपर काम करने वाले को दिहाड़ी पूरी मिल रही है। ये है वो क्रिटिकल एनालिसिस जो हमारा बच्चा नहीं करेगा। उसे बताया जाएगा इसे इस तरह चलाना है और इसके बाद तुमने इस पर खड़े हो जाना और इसको चलाते रहो। उन्होंने कहा कि वो माशरे के अंदर जो सोशल इनजस्टिस है उस पर सवाल ही नहीं करेगा, और सोचेगा भी तो उसको उस तरीके से एक्टिविज्म के अंदर जाके ट्रांसलेट नहीं करेगा जो यूरोप ने किया, जहाँ के ऊपर NGOs खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा डिग्री तनहा का चेक है, इसके अलावा यहाँ का बच्चा जो है नौजवान नहीं सोच सकता। और वो क्या करते हैं, मुती पुर्जे। उसने कहा ये सिस्टम का कॉग बनते हैं, एक पुर्जा बनते हैं, और पुर्जे से जो काम लिया जाता है उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो डिवाइन पोटेंशियल, अब यहाँ के ऊपर मैंने जो बात की थी ऑटोमन एम्पायर की, ऑटोमन एम्पायर कॉन्शियस एफर्ट करते थे वहाँ के टीचर के बच्चे को खंगालते थे पूरी तरह से, व्हाट ही और शी इज़ गुड एट, ये क्या कर सकते हैं। अगर वो जिस्मानी तौर पे बेहतर होते तो सिपाही बनाते थे उन्हें, अगर वो थोड़ा सा नेचर की तरफ टेंडेंसी होती थी तो पोइट्री की तरफ उनको लेके जाते थे, आर्ट की तरफ लेके जाते थे उनको, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स उन्होंने कहा सोसाइटी में तनव्वुर होता है, हमें हर तरह के लोग चाहिए वहाँ के ऊपर है। और मेरा नहीं ख्याल, मेरी कई स्टूडेंट हैं दे आर क्वाइट गुड एट फाइन आर्ट, वो बनाती हैं IR के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। मैं पूछता हूँ तुमने क्यों नहीं किया, पापा ने नहीं करने दिया। उन्होंने
उसने कहा गरीबों का मुल्क है, तुम्हारी पेंटिंग किसने खरीदनी है। ये वाली डायमेंशन भी है इसके अंदर है, क्योंकि रियासत वो अपॉर्चुनिटी नहीं देती, कोई बोटिंग करना चाहे तो कहाँ से करे, यहाँ के ऊपर है। तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और फिर आती है क्लास डिवाइड। बड़ी शानदार बात की है फ्रांस फैनन ने। उसने कहा उन्होंने इस मुल्कों के अंदर काम करने वालों से मुतल्लिक एक ख़ास नैरेटिव शेप किया कि जो मोची है काम कर रहा है अपने हाथ से, लेकिन सोसाइटी के अंदर लोअर स्ट्राटा के अंदर आता है। मुझे बताएं, अगर कोई आपका बच्चा कल को कहे कि मामा मैंने शेफ़ बनना है, तो आप बनने देंगे? आप कहेंगे उन तो शेफ़ बनना है। या आप कहें कि मैंने सैलून खोलना, तो तू नहीं बनेगा। इस तरीके से उन्होंने डिमोनाइज कर दिया यहाँ के ऊपर हाथ से काम करने वालों को, और बस कहा कि तुम्हें CSP बनना है, जो कुछ नहीं करता, जो काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने के पैसे पकड़ता है। इस तरीके से इन्होंने सिस्टम यहाँ के ऊपर डेवलप किया CSS का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर कास्ट सिस्टम की बात की है, जिसके अंदर जो अपर जेंट्री है, हायर क्लास है, वो तो कैम्ब्रिज पढ़ेगी, जो मिडिल क्लास है वो ये पढ़ेगी, मैट्रिक करेगी, वो A लेवल O लेवल करेंगे, और थर्ड जो है वो दे एंड अप गोइंग टू मदरसास। वो आपके सामने ही है। फ्रांस फैनन कहता है कि तालीम का असल मकसद था माशरे में बराबरी लेके आना, जो यूरोप में आ गई, क्योंकि वहाँ के ऊपर इक्वल जो है अपना लैंडस्केप अवेलेबल है सबको है। लेकिन उसने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के लिए उनका मॉडल ये था, तालीम समाजी ऊंच नीच पैदा करे, पढ़ के भी उस जगह तक कोई ना पहुंच सके, और उसके लिए यार्ड स्टिकें लगा दी हैं और बैरोमीटर लगा दी अंग्रेज़ी के। और दूसरा ये कि क्वालिटी एजुकेशन सबको ना मिले, ताकि उसने कहा कि महरूमी को एक वेपनाइज करके हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, और तमाम स्ट्रक्चर जो है उसके फ़ायदे सिर्फ एक ख़ास महसूस एलीट को मिलें। अभी हमारे स्टूडेंट ने CSS किया, उसमें से कुछ लड़कियां कनेड की हैं, कुछ लम्स की हैं, कुछ रावियंस हैं, कुछ फॉर्मनाइट्स हैं, और हमारे शहरों के बच्चे फिर डेबो से घर चले गए, नहीं पास हो सके। 2-2 3-3 अटैम्प्ट देते हैं फिर भी नहीं हो सकते, और उसके बाद जो वो काम धंधा उन्होंने करना है, घर बेचें, बाहर जाएं, डंकी मारें, वो चीज़ है। तो वो कहते हैं स्कूल में दाखिल होने वाला बच्चा पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में सिर्फ सवालिया निशान लेके फुल स्टॉप बन के बाहर निकलता है उसके, क्योंकि वो मुकम्मल उसको मार देते हैं यहाँ से, वो सोचने की सलाहियत से चला जाता है मुकम्मल तौर के ऊपर है। तो वो कहता है फैक्ट्री को बंद करें और बाग को लगाएं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जापान के अंदर, जहाँ वो बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की। वो कहते हैं असल चीज़ है बातनी तामीर, जो मैंने पहले आपको उस हवाले से थोड़ा बताया। और पहली चीज़ जो जापान 6 से 9 साल के बच्चे के साथ करता है, कोई उसका तालीमी इम्तहान नहीं लेता। और सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं, उनका जो मैंने अभी आपको मॉडल बताया, वो कहते हैं कि तर्ज ज़िंदगी, इखलाकियात और बीइंग गुड सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। ये चीज़ 9 साल तक बच्चे को बता दी जाती है, ताकि वो चीज़ बच्चे के साथ हमेशा रहें, क्योंकि बच्चा तो जिस सांचे में डालेंगे वो पहले 10 साल के अंदर आ जाएगा। अब उनका मॉडल क्या है, ऊ सोजी के नाम से, ये जो मैंने सफाई की बात की थी, जापानी स्कूल में क्लासरूम और उसके बाद ये कॉरिडोर्स जो होते हैं, उनकी सफाई के लिए अलग से कोई जैनेटर नहीं है। आखिरी 20 मिनट के अंदर उन्होंने काम करना है, और उसका नाम क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर। अमीर का बच्चा भी झाड़ू पकड़ के बैठा है, गरीब का बच्चा भी बैठा है, तो वो तफरीक ही ख़त्म हो चुकी है। और फिर ये है क्यूशोको, मुश्तरका लंच, जो स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करेगा और एक जैसा खाना सब खाएंगे। और उसके बाद है डोटोको। डोटोको क्या कहता है, कोई रट्टा मारने वाला मजमून ही नहीं है वहाँ के ऊपर है। और इखलाकियात जो है वो सिखाई जा रही हैं वहाँ के ऊपर। क्या सवाल होता है बच्चे से कि अगर आप बस में बैठे हो और एक माजूर शख्स आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये सवाल हो रहा है 9 साल के बच्चे से, जब उसके बाद उसे उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन देनी है। और उसके बाद बच्चों को सिखाते हैं गाम्बारो। गाम्बारो एक उनका असूल है, जिसके तहत वो कहते हैं शिकवा किए बगैर आखिरी वक्त तक मेहनत करना। हम तो रोना पीटना शुरू कर देते हैं, लेट जाते हैं, ठीक है। ये है वो चीज़ जो मैंने कहा इमोशनल कोशेंट के अंदर आती है। और लास्ट चीज़ वो कहते हैं उई मुई यारा, वो है ये है कि दूसरों के जज्बात का ख्याल कैसे रखना है आपने। ये है वो एम्पथेटिक अप्रोच, ऑल्ट्रास्टिक इम्पल्स, जिसकी जापानीज बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो दुनिया के अंदर लीड कर रहे हैं। अब ये है कि मॉडल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है कि नहीं है, वो डेफिनेटली है, लेकिन उसको ज़ाहिर बात है हमें अपने जो लोकल फ्रेमवर्क है, हमारे मज़हब का जो एक अपना कह लें कि ढांचा, उसके अंदर ही हमें यहाँ के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये वो तरबीती अमल है, और इसको ऑफकोर्स सफाई निसफ़े मान है। अब देखें, मैंने आपको सफाई की बात बताई है, और हमारा PhD का बंदा, मैं खुद की भी एग्जाम्पल दूँ, मेरा नहीं ख्याल मैं इतना अल्ट्रा कॉन्शियस हो सकता हूँ कि मुझे मैं गाड़ी चलाते हुए टिशू बाहर ना फेंकूँ। और अगर ऐसा है तो पढ़े लिखे ही, आपको पता है ज़्यादातर वायलेशन करते हैं। अशफाक अहमद कहते थे इसका बेड़ा गर्क किस मुल्क का पढ़े लिखों ने किया हुआ, ऊपर लेवल तक का। अच्छा, आगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, वो जो मैंने अभी बताया आपको जापानीज़ मॉडल। वो कहते हैं जापानीज़ मॉडल दुनिया में उन चंद मॉडल्स में एजुकेशन में जिसमें उस्ताद को वो माशी और समाजी रुतबा हासिल है जो दुनिया में किसी को उस तरीके से नहीं मिलता। और उसमें कहते हैं कि एक जज और ब्यूरोक्रेट जो यूरोप में एंजॉय करता है, वो चीज़
जापान का स्कूल का टीचर करता है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट यूके के अंदर है तो जितने पक्ष उसके हैं उतने जापान के स्कूल के अंदर है, क्योंकि उसने पूरी जनरेशन तैयार करनी है और बच्चा घर से उसके पास आया सबसे पहले। तो अब चेक कर लें हमारी तनख्वाहें, आपको पता है क्या सूरत हाल है। और हर मीटिंग में वो यही कहते हैं लिस्टें बन गई हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा तो आपके निकलना है। खौफ की फिजा के अंदर तो हम ये कहते हैं आप पढ़ाएं, और बिजनेस मॉडल है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं पहले ही। और बैनुल अक़वामी नफ्सियाती तहकीकात चेक करें जापान के अंदर, वहाँ की जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है वो बार बार साइंटिफिक तहकीक की रोशनी के अंदर इस चीज़ पे खड़ी है कि फॉर्मल एजुकेशन 6 साल से पहले पॉसिबल ही नहीं होनी चाहिए, या 2.5 साल के बच्चे जो हैं बैग पहन के स्कूल पहुंचे होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप कहते हैं हमसायों का बच्चा गया तो इसने भी पढ़ना है। जो खेलने की उम्र है, जो बच्चों को अपने साथ आपको गले से लगाना है, जज्बाती वाबस्तगी उनकी होनी चाहिए मट्टी के साथ, खेल कूद के साथ, वो है ही नहीं है। जो अखलाकियात गुफ्तगू नज़्म ज़ब्त है इस हवाले से। अब ये देखें क्या कहता है फ्रांस फेनन कहता है कि पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड को ये सोचना होगा कि उन्हें अपने लोगों को पहले इंसान बनाना है, उसके बाद वो प्रोफेशनल बनेंगे। इन्होंने प्रोफेशनल बना दिया, वो इंसान नहीं बने किसी सूरत के अंदर है। और उन्होंने कहा उसकी जो झलक है वो समाजी बहरान की सूरत में सामने आती है, और ये हमारे साथ नहीं है, ये अफ्रीका के अंदर भी ये मामलात वहाँ के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, फिर आता है जी वीआईपी कल्चर, कि वीआईपी कल्चर जो है वो नस्ली और माशी तकब्बुर पैदा करता है। हमारे स्टूडेंट जो क्लियर कर जाते हैं सीएसएस, वो हमें भी सलाम करने से गुरेजा होते हैं। उन्हें होता है कि बस हमने पता नहीं क्या चीज़ हासिल कर ली हुई है। और इसीलिए वो फ्रांस फेनन कहता है कि मुश्किल है कि इस यहाँ के ऊपर जो सिस्टम है वो रजिस्ट ना करे। वो रजिस्ट करेगा कि वो नहीं ये काम करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो प्रिविलेज क्लास है वही तो बना रही है, हमारी लेजिस्लेशन कर रही है, वही तो बैठी हुई है। नहीं तो आज करें ना सारे के सारा लीगल कोड्स कर दें उर्दू के अंदर है, तो फिर जो है मामला बेहतर हों। इवन वहाँ पे पंचायत सिस्टम काम कर रहा है बांग्लादेश इंडिया में, यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि हम डिमोनाइज करते हैं इस चीज़ को जो गाँव लेवल के ऊपर हो रही है। सिर्फ आपने क्या करना है, उसे आपने रेगुलेट करना है, बेहतर करना है, तो वो सिस्टम बेहतरीन काम करता है। अच्छा, जापान, फिनलैंड और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उसमें तालीमी निज़ाम इस नतीजे में पहुँचे हैं 8 साल से पहले बच्चे को रस्मी तालीम के लिए स्कूल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिनलैंड में कहा गया कि बच्चे का दिमाग न्यूरोप्लास्टिक जो है एक्सपेंशन के दौर से गुजर रहा होता है, और उस उम्र में उसके हाथ में ज़बरदस्ती पेंसिल दे के उसको अगर आप स्पेलिंग और होमवर्क देंगे तो आप बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि वो 2 नंबरी तरीके से इतना ज़्यादा होमवर्क यहाँ से करे, और उसके बाद वो उसी पैटर्न के तहत फिर ऊपर की तरफ जाता है। 25 साल तक वो 2 नंबरी करता है। मेरा कोई स्टूडेंट आई बैठ के वो मुझे असाइनमेंट जो है वो अपने हाथ से नहीं लिख के देगा, वो हर सूरत में एआई को प्रॉम्प्ट देता है और उधर से उठा के मेरे हाथ में पकड़ा देता है, और वो सारे एक जैसा सोचते हैं। और वो बुरे स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है ये तो बुराई नहीं है, इतनी ब्लर होगी हुई लाइंस इस हवाले से, क्योंकि वो बचपन से तो उनकी उस तरह से नहीं की गई ना कॉग्निटिव मैपिंग है। उससे मुराद ये है कि ये किरदार साजी की अभी बात हो रही है। और जापानीज मॉडल कहता है डिग्रियों के कारखाने नहीं लगाने जापान ने इंसानों की बस्ती बनानी है, और इंसान जो है वो खड़ा इस चीज़ के ऊपर है, एम्पैथी के ऊपर है। अच्छा, ये चीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि फ्रांस फेनन की बात है। वो कहता है कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ ने इस हद तक इंटरनलाइज कर लिया है कलोनियलिज्म को, गुलामी को, कि वो अपनी तारीख, अपना जो इंडिजिनस नॉलेज है उनका, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की बुल्ले शाह की है, उनकी फ़िक्र और जो आबाई हिकमत है यहाँ की है, ठीक है, जो चली आ रही है मुसलसल है, उसे पसमानदगी की निशानी के तौर के ऊपर पेश किया। जैसे मैंने पंजाबी की बात की थी ना, हम घर में गाली निकालने के लिए या झाड़ू देने वाली से बात करने के लिए पंजाबी बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो कहती है नहीं हमें पंजाबी समझ आती है, हम बोल नहीं सकते। तो तालिब इल्म उसने कहा कि अपने ही वजूद के अंदर अजनबी बन जाता है, और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का नौजवान अपने मुल्क के अंदर होमलेस होता है, और उसको लगता है, क्योंकि वो खुद को अपनी आंख से नहीं देखता। फ्रांस कहता है वो खुद को किसकी आंख से देखता है, उसका गेट कीपर कौन है, उसका आका है जो कि 7 समंदर पार बैठा है। और जब वो उसकी आंख से खुद को देखता है तो उसको नफरत होना शुरू हो जाती है। उसको लगता है इस मुल्क में रह के मैं नहीं सक्सेस हासिल कर सकता, मुझे उसके लिए उन मुल्कों में जाना है और उनकी गुलामी करनी है, वो फेवरेबल है और वहाँ के ऊपर वो सब कुछ मिल सकता है मुझे। खराबियाँ हम बहुत सुन चुके हैं, जी कोई हमारे लिए हल तजवीज़ करे ना, हम क्या लेके आए, आप इस पे आ जाए। उस पे सर मैंने अभी जो बात की है कि सबसे पहले कि बच्चा हमें 6 साल की एज तक स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, और 9 साल की एज तक अगर हम कंपेन करें यहाँ के ऊपर, सारे स्कूल तो कन्विंस नहीं होंगे, उन्हें कहें कि आप अपने क्लासरूम को ही एक बना लें केस स्टडी, और बच्चों को इसके अंदर ही चीज़ों को मैनेज करना, रेगुलेट करना सिखाएं, ताकि आपस के अंदर जो है एक दूसरे का ख्याल करें, एम्पैथी के ग्राउंड के ऊपर है। और उसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको सर थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, करने की तरफ है ये चीज़ कि जापान ने बच्चों के अंदर क्या चीज़ इनकलकेट की। उन्होंने कहा ये बेजान ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये एक्टिव सब्जेक्ट है।
ठीक है, वो चीज़ हमारे बच्चे के अंदर नहीं है जो करने की ज़रूरत है। देखें, नौजवान का कुछ नहीं हो सकता, वो 25 साल तक एक ख़ास सोच के तहत परवान चढ़ा है। ये अगर हम स्कूल लेवल पे ये कैंपेन करें और उसके लिए 10 स्कूल हम ले लें केस स्टडी के तौर पे, उनको कहें कि आप ये बच्चों के अंदर चीज़ इंडोक्ट्रिनेट करें 9 साल की एज के, और उसके बाद इनसे ये काम करवाएं जो आपने कराना है, और कॉन्शियस एफर्ट करें कि बच्चा जो है उसको क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है। आप स्टेम स्कूल खुले हैं यहाँ के ऊपर, उस्मान रशीद एक लड़का है, बंदा है सिलिकॉन वैली का, उसने लाहौर में 4 स्कूल खोलने हैं। वो कहता है मैंने अलिफ से अब्बा, बे से बाबा नहीं पढ़ाना। उसने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के तहत जो है ऐसी गेम्स लेके स्कूल के अंदर आया जिनसे बच्चों को फेमिलियर किया जाता है। उसके बाद वो फैसला करते हैं, टीचर है, कि बच्चा क्या कर सकता है, इसे साइंस में भेजना है, इंजीनियरिंग में भेजना है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, स्मार्ट वर्क करते हैं। तो मुझे लगता है स्कूल लेवल पे, पर्टिकुलरली किंडरगार्टन लेवल पे, हमें उन टीचर्स को यहाँ बिठाना चाहिए और उन जो ये जो इनकी सोसाइटी या प्राइवेट स्कूल की, उनसे इस मौजू पे बात करनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ठीक है, उसके साथ ये चीज़ें भी एम्बेड करें अपने इस निज़ाम के अंदर है, ताकि वो एक्टिव सिटीज़न बने इस सोसाइटी का। अच्छा सर, लास्ट चीज़, ये मैंने जो युबंटो की बात की है, अब अगर मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि युबंटो क्या कहता है। मैं हूँ क्योंकि हम हैं, और वो किसके खिलाफ है? उन्होंने कहा जिन्होंने हम पे हुकूमत की वो इंसान की पहचान तन्हाई और मंतक से करते हैं, और उन्होंने कहा हम इंसान की पहचान बाहमी ताल्लुक़ से करते हैं। यही चीज़ तो बतानी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं चूँकि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट है रूमी से, मौलाना रूमी से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम गेट पे जितने हमारे गार्ड्स हैं 35 है, ये मेरा तैयब स्टूडेंट है, भर के वहाँ पे कच्ची लस्सी देते हैं गर्मी में, क्योंकि वो स्कॉचिंग हीट के अंदर है, हम तो इसी के अंदर बैठे हुए हैं। मेरी स्टूडेंट पढ़ाती है LGS में, तैयबा, उसने यही बात अपने टोडलर जो छोटे स्टूडेंट है उनको बताई, और वो लेक सिटी में रहता है, उसने माँ को बताया हमारे बाहर जो गार्ड है उसके ऊपर छतरी क्यों नहीं है। तो माँ ने कहा वो बैठा तो हुआ, छतरी क्या? कहता उसे गर्मी नहीं लगती क्या? फिर उन्होंने ला के उसे जो मट्टी का मटका होता है वो तक ला के दिया। फिर वो मिलने आई मेरी स्टूडेंट से कि ये चीज़ आपने कैसे इनकलकेट किया। तो उन्होंने कहा जो हमारे टीचर हमसे बात करते हैं मैंने इसको पास ऑन कर दिया, और मैं भी करती हूँ, ये भी करना शुरू हो गया। तो हमें इस तरीके से जनरेशनल चेंज लेके आनी है। सरकार ने कुछ नहीं करना, और सरकार तो पहले कहती है ये एलियनेट ही रहे, क्योंकि जहाँ पे कलेक्टिव विजडम होगा वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ पे बात होगी, मुकालमा होगा। मुकालमा तो छीन लिया हुआ इन्होंने पिछले 40 साल से हमसे। और मैं ये बता रहा हूँ, युबंटो ज़रूर पढ़िएगा। युबंटो की वजह से नस्ल कशी जो है वहाँ के ऊपर ख़त्म होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसके डेज़मंड टूटू का कहना था कि हम किसी सूरत के अंदर यहाँ के ऊपर जंग करके नस्ल कशी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि युबंटो के थ्रू इज्तमाई शिफा का रास्ता इख्तियार करेंगे। और आज देख लें कि लोग किस तरीके से हेल करते हैं नेल्सन मंडेला को, डेज़मंड टूटू को। उन्हें अवार्ड दिए गए जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। और युबंटो के तहत डेज़मंड टूटू की एक लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। उसने कहा ऐसी पढ़ाई का हमने क्या करना जो हमें दूसरों के दुख दर्द से बेगाना कर दे। उबंटो हमें सिखाता है कि हमारी तहजीब का सबसे बड़ा जो हथियार है वो IQ या लॉजिक नहीं है, वो हमारी रूहानी और जज्बाती सलाहियत है, जिसके ज़रिए हम एक अजनबी के चेहरे में अपनी इंसानियत का अक्स देखते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कहा कि हम इज्तिमाई शऊर को बेदार करते हैं। और एक और चीज़, युबंटो क्या कहता है? युबंटो अफ्रीका के जो देहात है, रूरल एरियाज़ में इस लेवल के ऊपर है कि अगर उस गांव से कोई बंदा गुजरे जिसकी सलाम दुआ भी नहीं, वो उसको छत भी देते हैं, खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। वो कहते हैं ये हमारी तरह का ही इंसान है। और यही चीज़ ऑटोमन एम्पायर की मैंने बात की थी। मैं थोड़ा सा आखिरी जुमलों की तरफ बढ़ता हूँ। ऑटोमन एम्पायर की एक फ़िलासफ़ी थी देव श्राइन। देव श्राइन के तहत वो ज़हीन बच्चों को अलग से उनका इंतखाब करते थे और ख़ास सांचे में नहीं डालते थे उनको। स्कूल के उसातिज़ा और माहिरीन की ड्यूटी होती थी कि महीनों तक बच्चों से गुफ्तगू करें, उनकी नफ्सियात, उनकी जिस्मानी साख्त और उनकी जो आप इंक्लिनेशन है, ठीक है, जो उनकी आप कह लें ज़हनी रुझान है, उसको वो बड़ा डिटेल्ड के अंदर बड़ा बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा करते थे। और उसके बाद वो डिसाइड करते थे ये शायर बनेगा, खत्तात बनेगा, या ये मैथमेटिशियन बनेगा, या वज़ीर बनेगा। तो जिसकी ज़ुबान, तहरीर और हाफ़ज़ा था वो भेज देते थे ब्यूरोक्रेसी की तरफ, उसको हिस्ट्री पढ़ने के लिए शायरी और ख़त्ताती की तरफ है। और जो रियाजी में बेहतर होता था उसको फिर अपना क्या कहते हैं ख़जाने के अमूर से मुतल्लिक, काम से मुतल्लिक जो मिनिस्ट्री थी वहाँ के ऊपर डिस्पैच करते थे। और जंगजू जिस्मानी ताकत जो है उसके अंदर फिर वो नेज़ाबाजी, घुड़सवारी की तरफ लेके जाते थे। 30 साल की एज तक ना मुझे पता है मैं हमारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। वो मुझसे पूछते हैं डिग्री के बाद सर क्या करना है, कहाँ अप्लाई करना है। 25 साल की एज में बच्चा मुझसे पूछ रहा है, और मैं क्या
क्या बता सकता हूँ उसे कि उसने क्या करना है। मैं यही कह देता हूँ मैं कि इंटर्नशिप लगवा दूंगा, ये कर दूंगा। इस तरीके से सलाहियत ज़ाया हो रही है। और ऑटोमन एम्पायर ने कहा था ये कुफर है सलाहियत का ज़ाया होना, और ये कॉन्शियसली यहाँ के ऊपर हो रहा है कि हम इतनी एनर्जी है हमारे पास है स्टूडेंट की, वो चैनलाइज ही नहीं कर रहे, और वो फिर तशद्दुद में कन्वर्ट हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ है आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में मुझे अगर कोई कहे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्कूल का मीडियम है, और नर्सरी प्रेप के किंडरगार्टन के जो टीचर्स हैं, मुझे लगता है कि उन्हें हमें इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत मुश्किल है अब चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाना, वो तो एक ख़ास सोच के अंदर डाल चुके हैं हमें।